राधे राधे। सभी का बटनेर क्लासेस गोलूवाला में स्वागत है। मैं संजय चौधरी और मैं आपको पढ़ाऊंगा साइंस। तो साइंस में अपन सबसे पहले पढ़ेंगे अंतःस्त्रावी ग्रंथियाँ, या जिसे बोला जाता है अपने अंतःस्त्रावी तंत्र। तो सबसे पहले अपना जो टॉपिक रहेगा साइंस का वो रहेगा अंतःस्त्रावी ग्रंथियाँ। तो अपन सबसे पहले अंतःस्त्रावी ग्रंथियाँ पढ़ने से पहले अपन देखेंगे कि जो साइंस है, जो अपना मानव शरीर है, उसकी जो संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई अपन किसको बोलते हैं। तो अपने किसी को पता है आप में से कि मानव शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई किसे कहा जाता है? अच्छा, कोशिका। ठीक है। तो जो अपना मानव शरीर है उसकी जो संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई किसे बोलेंगे अपन? कोशिका को। और जो अपने कोशिका होती है उसका जो संरचना होती है वो कुछ इस प्रकार होती है। तो जो अपनी कोशिका होती है सबसे पहले, तो उसकी जो संरचना होती है उसके अंदर तीन चीजें सबसे आवश्यक होती है। तो अभी कोई भी चीज हो उसको अगर अपने को कोशिका बोलना है तो उसके लिए अपन तीन चीजें देखेंगे कि सबसे पहले उसके अंदर क्या होना चाहिए? केंद्रक होना चाहिए। दूसरा उसके अंदर होना चाहिए कोशिका द्रव। और तीसरा होना चाहिए उसके अंदर कोशिका झिल्ली। तो ऐसी कोई भी चीज जिसके अंदर ये तीनों चीजें पाई जाती है उसे अपन क्या बोलेंगे? कोशिका। तो अब बहुत सारी कोशिका मिलकर किसका निर्माण करती है? मान लो जैसे बहुत सारी कोशिका है यहाँ पर, और ये बहुत सारी कोशिका मिलकर निर्माण करती है अपने उत्तक का। किसका निर्माण करती है? उत्तक का। अब जो अपना उत्तक होता है, और बहुत सारे उत्तक मिलकर अपने किसका निर्माण करेंगे? अंग का। बहुत सारे उत्तक मिलकर किसका निर्माण करेंगे? अंग का। और बहुत सारे अंग मिलकर किसका निर्माण करेंगे? अपने मानव शरीर का। तो सबसे पहले अपन विज्ञान या अपनी साइंस के अंदर देख रहे थे कि जो अपना संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है किसी भी सजीव की, वो क्या होती है? कोशिका। अब जो कोशिका होती है उसको अपन कोशिका कब बोलेंगे? जब उसके अंदर केंद्रक होगा, उसके अंदर कोशिका द्रव होगा, उसके अंदर कोशिका झिल्ली होगी। और बहुत सारी कोशिकाएं मिलकर किसका निर्माण करती है? उत्तक का। अब जो उत्तक होता है वो बहुत सारे उत्तक मिलते हैं एक दूसरे से और किसका निर्माण करते हैं? अपने अंग का। और वो बाद में बहुत सारे अंग मिलकर जैसे अपने लीवर हो गया, किडनी हो गया, लंग्स हो गए, ये सब मिलकर किसके निर्माण करेंगे? अपने मानव शरीर का। यहाँ तक समझ में आ गया? ठीक है। अब आगे देखते हैं। अब अपन बात करते हैं, जब अपन ने भी उत्तक देखा भाई, उत्तक क्या होता है? जो उत्तक होता है उसको अपन दो भागों में बांटते हैं। एक तो होता है स्त्रावी उत्तक और एक होता है गैर स्त्रावी उत्तक। जो उत्तक होता है वो कितने हो जाएंगे? दो। अब अपने जो स्त्रावी उत्तक होता है उसी को अपन क्या बोलते हैं? ग्लैंड। क्या बोलते हैं इसको अपन? ग्लैंड्स। और ग्लैंड्स को हिंदी में बोलते हैं अपन ग्रंथियां।
तो समझ में आ गया अपन कहाँ से बात करेंगे। तो अपना जो टॉपिक है सबसे पहले अंतःस्रावी ग्रंथि, उसके बारे में अपन बात करना यहाँ से स्टार्ट करेंगे। अब अपनी जो ग्रंथियाँ होती है वो कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है ग्रंथियाँ? 3 प्रकार की। कौन कौन सी होती है वो अपन अभी देखते हैं आगे। तो सबसे पहले अपने जो ग्रंथियाँ होती है इनको अपन कितने भागों में बांटेंगे? 3 भागों में। तो अपनी जो ग्रंथियाँ होती है वो सबसे पहले 3 प्रकार की होती है। सबसे पहले अंतःस्रावी ग्रंथियाँ, दूसरी होती है बाह्य स्रावी ग्रंथियाँ और तीसरी होती है मिश्रित ग्रंथियाँ। अब जो अंतःस्रावी ग्रंथियाँ होती है वो क्या होती है? तो जो अपना ब्लड होता है, जो अपना खून होता है, अगर अंत ऐसी ग्रंथियाँ जो अपना स्रावी भाग किस में निकाले? ब्लड के अंदर। किसके अंदर निकाले? खून के अंदर। तो ऐसी ग्रंथियों को अपन क्या बोलते हैं? अंतःस्रावी ग्रंथियां। और ऐसी ग्रंथियां जो अपना स्रावी भाग कहाँ निकाले? खून के बाहर या ब्लड के बाहर, उसको क्या बोलेंगे अपन? बाह्य स्रावी ग्रंथियां। और उसके बाद में अपनी होती है मिश्रित ग्रंथियां। मिश्रित ग्रंथियां कौन सी होती है? तो ऐसी ग्रंथियां जो अपना जो स्रावी भाग है वो ब्लड में भी निकाल रही हो और ब्लड के बाहर भी निकाल रही हो, ऐसी ग्रंथियों को अपन क्या बोलेंगे? मिश्रित ग्रंथियां। तो यहां तक समझ में आ गया सबको? अरे यहाँ तक समझ में आ गया कि सबको? भाई कोई भी दिक्कत हो तो अभी पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं है अपने। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं अब अंतःस्रावी ग्रंथियों की। तो सबसे पहले अपन ये देख रहे हैं कि अपने शरीर में कौन कौन सी ग्रंथियां कहाँ कहाँ पर पाई जाती है। तो सबसे पहले अपन देखेंगे इधर पीनियल ग्रंथि। उसके बाद में यहाँ पर पाई जाती है अपनी कौन सी? पीयूष ग्रंथि। उसके बाद में यहाँ पे पाई जाती है अपने कौन सी ग्रंथि? थायराइड ग्रंथि। और जो थायराइड ग्रंथि होती है अपने, उसी के जो चारों ओर छोर होते हैं उनके ऊपर पाई जाती है एक ग्रंथि जिसको अपन बोलते हैं, क्या नाम बोलते हैं उसका? पैराथायराइड ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि? पैराथायराइड। और उसके बाद में जो अपने जो लंग्स होते हैं
उनके राइट लंग्स और लेफ्ट लंग्स, इनके बीच में एक ग्रंथि पाई जाती है जिसका नाम है यहाँ पर, ये कौन सी ग्रंथि हो जाएगी? थाइमस ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि? थाइमस। और उसके बाद में अपन बात करें, नीचे ये डायफ्राम आ गया अपना, और उसके बाद में अपने इस तरफ होता है अग्नाशय। इस तरफ पाई जाती है कौन सी? यकृत। और जो अपनी किडनी होती है उसके ऊपर एक ग्रंथि पाई जाती है जिसका नाम होता है एड्रिनल ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि? एड्रिनल ग्रंथि। और उसके बाद में दो ग्रंथियां अपने यहाँ पर पाई जाती है, जिसमें इसको वो तो बोलते हैं अपन क्या? अंडाशय। और नीचे जो वह ग्रंथि पाई जाती है इसको बोलते हैं अपन वृषण। तो जो अपने मानव शरीर है उसके अंदर जो ग्रंथियां पाई जाती है उनका एक बार अपन देखेंगे। जो अपना सिर होता है उसके अंदर एक ग्रंथि पाई जाती है जिसका नाम है पीनियल ग्रंथि। और जो सिर वाला भाग है उसमें अपना दिमाग होता है, और दिमाग का एक भाग है जिसको अपन बोलते हैं हाइपोथैलेमस। क्या बोलते हैं? हाइपोथैलेमस। और जो हाइपोथैलेमस है इसके अंदर एक ग्रंथि पाई जाती है जिसको बोलते हैं अपन पीयूष ग्रंथि। तो दो ग्रंथि याद हो गई। सबसे पहले अपन अपने सिर वाले भाग की ग्रंथि याद करेंगे, उसके बाद में अपन याद करेंगे अपने गले वाली ग्रंथियां। तो अपने गले के अंदर जो ग्रंथियां पाई जाती है उनमें एक एच प्रकार की ग्रंथि पाई जाती है जिसको अपन बोलते हैं कौन सी ग्रंथि? थायराइड ग्रंथि। और जो थायराइड ग्रंथि होती है इसके जो ऊपर एच के जो चारों छोर होते हैं उन पर एक ग्रंथि पाई जाती है जिसको बोलते हैं अपन पैराथायराइड ग्रंथि। यहाँ तक समझ में आ गया? अब उसके बाद में तो अपने को कितनी ग्रंथि याद हो गई? यहाँ तक 4। उसके बाद में अगली की बात करें, जो अपने लंग्स होते हैं उनके अंदर बीच में एक फेफड़ों के बीच में ग्रंथि पाई जाती है जिसको बोलते हैं अपन कौन सी ग्रंथि? थाइमस ग्रंथि। और उसके बाद में अपना डायफ्राम आ जाता है नीचे, और डायफ्राम के नीचे इस तरफ तो पाई जाती है अग्नाशय ग्रंथि, और इधर पाई जाएगी कौन सी ग्रंथि? यकृत। और उसके बाद में नीचे किडनी के ऊपर कौन सी ग्रंथि पाई जाती है? अपने एड्रिनल ग्रंथि। और नीचे अंडाशय और वृषण। तो सबसे पहले तो इस डायग्राम को बना लो आप सब, 2 मिनट। भाई बनाने के साथ साथ इसको जो अपना दिमाग है उसके अंदर सर्कुलेट करते रहो ताकि ये अपने आप याद हो जाए यहीं पे। भाई बाद में अपने को जो ग्रंथियों के नाम तुम रटते हो वो रटने की जरूरत नहीं पड़े। तो सबसे पहले डायग्राम बनाओ आराम से, और उसमें एक एक ग्रंथि को अपने खुद को मानकर याद करो वहां पर भाई यहाँ अपने शरीर में कौन सी जगह कौन सी ग्रंथि पाई जा रही है। हो गया यहाँ तक? अरे हो गया यहाँ तक सबका? लो आगे बात करते हैं अपन। तो अपन ने सबसे पहले देख ली कि अपने शरीर के अंदर कौन कौन सी ग्रंथियां पाई जाती है। अब उसके बाद में अपने जो डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, जो डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन उठेंगे उनके बारे में बात करते हैं। तो अपन ने एक चीज़ देखी थी कि मिश्रित ग्रंथियाँ। तो अपन सबसे पहले ये लिखते हैं कि यहाँ पे मिश्रित ग्रंथियाँ कौन कौन सी होगी। तो यहाँ पर अपने 3 मिश्रित ग्रंथियां पाई जाती है जिनमें सबसे पहले आती है अपने कौन सा? अग्नाशय। उसके बाद में आती है अपने कौन सी? अंडाशय। और उसके बाद में वृषण। तो अपन ने पहले देखा था कि मिश्रित ग्रंथियां कौन कौन सी होती है, कि वह ग्रंथियां जो अपना अंतस्थ जो स्त्रावी भाग है वो ब्लड के अंदर भी निकाले और ब्लड के बाहर भी निकाले, ऐसी ग्रंथियों को अपन क्या बोलते हैं? मिश्रित ग्रंथियां। और मिश्रित ग्रंथियां कौन कौन सी पाई जाती है? अग्नाशय, वृषण और अंडाशय। हो गया यहाँ तक? उसके बाद में अपन बात करते हैं डायरेक्ट यहाँ से जो क्वेश्चन उठते हैं। तो सबसे पहले तो अपने सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? तो सबसे पहले सबसे बड़ी ग्रंथि, तो सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? अपने यकृत।
कौन सी है? यकृत। उसके बाद में बात करें अपने यहाँ से जो दूसरा क्वेश्चन बनता है वो बनता है सबसे बड़ी अंत स्त्रावी ग्रंथि। सबसे बड़ी अंत स्त्रावी ग्रंथि। तो सबसे बड़ी अपन ने अभी इसके अंदर देखा था लास्ट में कि इसमें सबसे बड़ी अपने को कौन सी दिख रही थी, जो एच प्रकार की है, इसकी साइज सबसे बड़ी दिख रही है अपने को। तो सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी हो जाएगी अपने? थायराइड ग्रंथि। उसके बाद में दो क्वेश्चन तो यहाँ से हो गए। तीसरा आता है इसके अंदर की लिंग ग्रंथियाँ कौन कौन सी पाई जाती है। कौन सी ग्रंथियाँ? लिंग ग्रंथियाँ। तो अपने मानव शरीर के अंदर लिंग ग्रंथियाँ कौन कौन सी है? बताओ, देखे नाम बताओ सब एक एक। तो इसके अंदर आती है कौन सी? अंडाशय और वृषण। उसके बाद में यहाँ से जो अगला क्वेश्चन आता है वो आता है कि अपने जो शरीर है उसकी मास्टर ग्रंथि किसे बोलते हैं अपन? कौन सी ग्रंथि? मास्टर ग्रंथि। मास्टर ग्रंथि होते हैं अपने पीयूष। और उसके बाद में अपने आता है कि जो अपनी मास्टर ग्रंथि होती है उसका मास्टर कौन होता है। तो मास्टर ऑफ मास्टर ग्रंथि अपन किसको बोलते हैं? अपन ने अभी पहले वाले डायग्राम में देखा है कि जो पीयूष ग्रंथि है वो किसके अंदर पाई जाती है? हाइपोथैलेमस में। और जो हाइपोथैलेमस है वो अपने एक दिमाग का पार्ट है। तो जो अपना दिमाग का पार्ट है तो वो अपने सारी गतिविधियों को कंट्रोल करेगा। तो मास्टर ग्रंथि को भी कौन कंट्रोल करेगा? हाइपोथैलेमस। तो मास्टर ग्रंथि का मास्टर कौन हो जाएगा? हाइपोथैलेमस। तो ये यहाँ से अपने कुछ डायरेक्ट क्वेश्चन थे जो अपने से पूछे जाते हैं। तो एक एक करके आप इनको उतारिए। दिख तो सबको रहा है ना? और जो ऑनलाइन वाले अपने वो स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट इसका, आगे बढ़े। अरे उतार लिया सबने? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अपन। अब अपन एक एक ग्रंथि लेते हैं और एक एक ग्रंथि की बात करते हैं। तो सबसे पहले हेडिंग डालो अग्नाशय ग्रंथि। सबसे पहले हेडिंग डालो अग्नाशय ग्रंथि। तो सबने डाल ली हेडिंग? तो अब इसको आगे देखो, देखो समझो। यहाँ पर जो अग्नाशय ग्रंथि होती है अब अपनी जो अग्नाशय ग्रंथि होती है वो अपन ने सबसे पहले देख ली कि वह ग्रंथि जो अपने इधर पढ़ी थी कि मिश्रित ग्रंथियों के नाम लिखे थे अपन ने यहाँ पर। तो इसमें सबसे पहले अपन ने किसका नाम लिखा था? अग्नाशय का। तो सबसे पहली जानकारी अपने को ये मिल गई कि जो अग्नाशय है वो कौन सी ग्रंथि है? मिश्रित ग्रंथि। अब मिश्रित ग्रंथि का मतलब कि अंतःस्रावी भाग भी होगा उसके अंदर और अपना बाह्य स्त्रावी भाग भी होगा। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे हैं कि इसकी जो स्ट्रक्चर होती है, जो इसकी संरचना होती है वो किस प्रकार की होती है। तो जो अग्नाशय ग्रंथि होती है उसमें कुछ इस प्रकार के जो कोशिका होती है उसके ग्रुप बने होते हैं। जो ये ग्रुप बनते हैं इनको अपन बोलते हैं लेंगरहैंस के द्वीप समूह।
लैंगरेंस के द्वीप समूह। उसके बाद में जो अपने को जो लाल लाल पार्ट दिख रहा है, ये कुछ इसमें लिक्विड पार्ट होता है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, जो कौन सा भाग बनाता है, बाह्य स्त्रावी भाग बनाता है। कौन सा भाग बनाता है ये, बाह्य स्त्रावी भाग। तो जो अपना लैंगरेंस का द्वीप समूह है, अपने तो यहाँ पर अंतःस्त्रावी ग्रंथियां पढ़ रहे हो, तो अपने काम का कौन सा है, लैंगरेंस का द्वीप समूह। तो इसके बारे में देखते हैं अपन आप आगे। तो जो लैंगरेंस का द्वीप समूह है, ये 3 प्रकार की कोशिकाओं से बना होता है। कितने प्रकार की कोशिका से बना होता है ये, 3 प्रकार की कोशिकाओं। जो सबसे पहले आती है अपने कौन सी, अल्फा कोशिका। कौन सी कोशिका, अल्फा कोशिका। दूसरी आती है अपने बीटा कोशिका, और तीसरे पे आती है अपने कौन से, गामा कोशिका। कौन सी कोशिका, गामा कोशिका। तो जो अपने लैंगरेंस का द्वीप समूह है, ये वाला भाग है जो अग्नाशय ग्रंथि का, ये किससे मिलकर बना होता है, 3 प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। जिसमें सबसे पहले आती है कौन सी, अल्फा कोशिका। दूसरी आती है अपने कौन सी, बीटा कोशिका। और तीसरी आती है अपने कौन सी, गामा कोशिका। तो आगे देखते हैं अब जो अल्फा कोशिका है, वो एक प्रकार का हार्मोन निकालती है, और उस हार्मोन का नाम क्या है अपने, ग्लूकागोन। ग्लूकागोन हार्मोन। और जो बीटा कोशिका होती है अपने, वो एक प्रकार के हार्मोन का स्त्रावन करती है, जिसके अपन क्या बोलते हैं यहाँ पर, इंसुलिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन, इंसुलिन। और तीसरी अपने जो गामा कोशिका होती है, वो भी एक प्रकार के हार्मोन का स्त्रावन करती है, जिसे अपन बोलते हैं क्या, सोमेटो स्टेटिन। कौन सा हार्मोन है, सोमेटो स्टेटिन हार्मोन। तो अपन पढ़ रहे हैं कि जो अपना अग्नाशय ग्रंथि है, वह एक प्रकार की मिश्रित ग्रंथि है, जो अपना अंतःस्त्रावी भाग और बाह्य स्त्रावी भाग दोनों भाग मिलकर बनने हुए होते हैं इसमें। तो जो अपने इसके अंदर जो द्रव भाग होता है, वो तो बनाता है बाह्य स्त्रावी भाग, और जो इसमें ग्रुप होता है सेल्स का, उसे अपन क्या बोलते हैं, लैंगरेंस के द्वीप समूह। और जो लैंगरेंस के द्वीप समूह है, ये बनाता है कौन सा भाग, अंतःस्त्रावी भाग। और ये जो लैंगरेंस का द्वीप समूह, ये 3 प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बनता है, जिसमें सबसे पहले आती है अल्फा कोशिका, उसके बाद में आती है बीटा कोशिका, और उसके बाद में कौन सी कोशिका आती है, गामा कोशिका। अब जो अल्फा कोशिका है, वो एक प्रकार का हार्मोन का स्त्रावन करती है, जिसे अपन बोलते हैं ग्लूकागोन हार्मोन। कौन सा हार्मोन, ग्लूकागोन हार्मोन। और उसके बाद में जो बीटा कोशिका है, वो कौन सा हार्मोन निकालेगी अपने यहाँ पर, इंसुलिन हार्मोन। और तीसरी जो कोशिका है गामा, वो कौन से हार्मोन निकालेगी, सोमेटोस्टेटिन हार्मोन। तो यहां तक समझ में आ गया सबको, समझ में आ गया सबको, किसी को दिक्कत यहां तक। अब उसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं। अब इनमें से जो 3 प्रकार के हार्मोन निकल रहे हैं अपने, ग्लूकागोन हार्मोन, उसके बाद में इंसुलिन हार्मोन और सोमेटोस्टेटिन हार्मोन, इन तीनों में से अपने काम का कौन सा है, इंसुलिन हार्मोन। क्योंकि जो आपका सीईटी का सिलेबस है, उसमें यहाँ तक ही आता है। बाकी जो सोमेटोस्टेटिन हार्मोन है या फिर ग्लूकागोन हार्मोन है, या आप अगर आगे किसी और की जैसे लैब असिस्टेंट की तैयारी करो, उसमें थोड़ा साइंस अपने हायर लेवल की पूछी जाती है, तो वहाँ पर काम में आएगा वो। तो अपने काम का कौन सा है यहाँ पर, इंसुलिन हार्मोन।
अब अपन बात करते हैं इंसुलिन हार्मोन की, कि इंसुलिन हार्मोन अपने क्या काम में आता है। जो इंसुलिन हार्मोन होता है अपने, वो जैसे अपने देखो अपन भोजन सब करते हैं, तो भोजन के अंदर कई प्रकार के मिनरल्स जाते हैं, अपने ग्लूकोज जाती है, सभी प्रकार के पोषक तत्व जाते हैं, और उनमें से एक पाया जाता है अपने ग्लूकोज। ग्लूकोज के बारे में सबने सुना होगा। तो अब जो ग्लूकोज है वो अपने सबसे पहले उसका जो अपना भोजन जाता है उसका पाचन होगा, और पाचन होने के बाद में वो अपने ब्लड के अंदर आएगा, और जो ब्लड के अंदर जो अपनी ग्लूकोज आएगी भोजन के अंदर से, अब जो ये भोजन है ग्लूकोज है ये अभी कहाँ पे, ब्लड वेसल्स के अंदर या अपने रक्त वाहिनियों के अंदर, ब्लड के अंदर है। अब यहाँ से एक गाड़ी आएगी जो इसको ब्लड वेसल्स से लेकर कहाँ तक पहुँचाएगी, कोशिका तक। कहाँ तक पहुँचाएगी, कोशिका तक। और जो ये गाड़ी आ रही है, यहाँ से जो गाड़ी चल रही है अपने, और इसी गाड़ी को अपन क्या बोलते हैं, इंसुलिन। तो इससे समझ गए होंगे कि इंसुलिन हार्मोन का काम क्या है। तो जो अपना इंसुलिन हार्मोन है वो क्या करता है कि जो अपना ब्लड है उसमें से ग्लूकोज लेता है और उसको कहाँ तक पहुँचाता है, अपने कोशिका तक। अब जो कोशिका है अपने, उसके अंदर एक माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। अब जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसके रिसेप्टर तक ये ग्लूकोज जाती है। वो ग्लूकोज और ऑक्सीजन को मिलाकर किसका निर्माण करता है, फिर ऊर्जा का। किसका निर्माण करता है, ऊर्जा का। तो यहाँ तक समझ में आ गया। तो इंसुलिन हार्मोन का काम क्या हो गया कि जो अपना ब्लड है, ब्लड से ग्लूकोज लेगा और कहाँ तक पहुँचाएगा, कोशिका तक। यहाँ उसके बाद में अब देखो, अब जैसे इंसुलिन हार्मोन है, मान लो ये तो नॉर्मल बात हो गई, उसके अंदर अगर इसकी कमी हो जाए, भाई जैसे ये इंसुलिन हार्मोन है, अपनी जो गाड़ियाँ लग रही है यहाँ पर इंसुलिन हार्मोन की, ये गाड़ियों की किसी के पंचर हो जाए, कोई ख़राब हो जाए, तो ये गाड़ी धीरे धीरे चलेगी। तो अब धीरे चल रही है मतलब कि इंसुलिन हार्मोन की कमी है। अब इंसुलिन हार्मोन की कमी है तो मतलब जो ये ग्लूकोज है अपने शरीर के अंदर, ये तो पूरी मात्रा में जा रही है। अब ये ग्लूकोज कोशिका तक नहीं पहुँचेगी अगर इंसुलिन हार्मोन की क्या होगी, कमी। अगर ये कोशिका तक नहीं पहुँची तो इससे क्या होगा, जो अपना ब्लड है उसके अंदर क्या बढ़ जाएगी, ग्लूकोज की मात्रा। क्या बढ़ जाएगी, ग्लूकोज की मात्रा। और अपने ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज की मात्रा बढ़ेगी उसी को अपन क्या बोलते हैं, एक रोग बोलते हैं, जिसको अपन क्या बोलेंगे, मधुमेह। कौन सा रोग होगा इससे, मधुमेह। और जिसे अपने आम भाषा में बोलते हैं अपने डायबिटीज, लेकिन उसका जो पूरा नाम होता है वो क्या होता है, डायबिटीज मेलिटस। तो अपने इंसुलिन हार्मोन की कमी से कौन सा रोग होगा, डायबिटीज मेलिटस, और हिंदी में बोले तो मधुमेह। अब जो मधुमेह है, जो डायबिटीज़ है, इसका अपन कहीं टेस्ट करवाते हैं तो अपने को पता कैसे चलता है, तो इसका अपने को दो प्रकार से पता चलेगा। पहला तो जो अपना ब्लड है, जो अपना खून है, इसके अंदर किसकी मात्रा बढ़ जाएगी, ग्लूकोज की मात्रा। और दूसरा क्या होगा, अब जैसे अपना ब्लड है उसके अंदर ग्लूकोज की मात्रा ज़्यादा है, तो आगे जाकर ये किडनी के अंदर, कैपिलरीज के अंदर यूरिन का निर्माण करेगा, भाई अपने मूत्र वगैरह का निर्माण करेगा। तो मूत्र में भी फिर जो ग्लूकोज है ये कहाँ पर पाई जाने लगेगी, मूत्र के अंदर। तो जो अपना डायबिटीज़ है इसके दो प्रकार के टेस्ट होते हैं, एक तो कौन सा, अपने ब्लड के अंदर देखते हैं कि ग्लूकोज की लेवल ज़्यादा है, और दूसरा क्या हो जाएगा, जो अपना यूरिन हो जाएगा, जो मूत्र हो जाएगा, उसके अंदर किसका उपस्थित होना, ग्लूकोज का उपस्थित होना। ये दोनों संकेत किसके हैं कि अपने को क्या हो गया, डायबिटीज़। तो अब अपने को डायबिटीज़ किसकी, कौन से हार्मोन की वजह से हो रहा है, इंसुलिन हार्मोन की कमी की वजह से। यहाँ तक समझ में आ गया, अरे समझ में आ गया क्या यहाँ तक। आगे बढ़े, अब देखो देख आगे। अब अपने जो डायबिटीज़ है ये दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की। अब इसको शॉर्ट में लिख दूं मैं, डीएम, डायबिटीज़ मेलिटस फर्स्ट और डायबिटीज़ मेलिटस सेकंड। तो डायबिटीज़ कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की। अब दो प्रकार की कौन कौन सी होती है वो देखो। यहाँ पे अपने जब अग्नाशय पढ़ा, इसके अंदर पढ़ा कि इसके अंदर जो बीटा कोशिका है वो कौन से हार्मोन का निर्माण कर रही है, इंसुलिन हार्मोन का। तो अपने जो इंसुलिन हार्मोन की कमी होगी वह दो वजह से होगी। पहला तो कौन सा हो जाएगा कि यहाँ से जो अपनी बीटा कोशिका है वो खत्म हो जाए, भाई वो डिस्ट्रॉय हो जाए, एक रीज़न तो ये हो सकता है। और जो दूसरा रीज़न होगा वो कौन सा हो जाएगा कि अपनी जो डे टू डे जो लाइफ चल रही है अभी, जो अपनी जो लाइफ स्टाइल है, मतलब आजकल की जो अपन शुद्धता के नाम पर हर कुछ कचरा खा रहे हैं,
उस वजह से क्या होता है कि अपनी जो लाइफ स्टाइल है वो बिगड़ रही है। आजकल कोई जॉगिंग नहीं जाता, खा के सोने में ज़्यादा विश्वास रखते हैं लोग बाग, तो उसकी वजह से जो डायबिटीज़ होगी वो होती है DM2 और DM फर्स्ट। अब तो जो ऐसी डायबिटीज़ जो किसकी वजह से हो रही है, बीटा कोशिका की डिस्ट्रॉय होने की वजह से, बीटा कोशिका के नष्ट होने की वजह से, बीटा कोशिका के नष्ट होने से जो डायबिटीज़ हो रही है उसे तो अपन बोलते हैं DM फर्स्ट। और डायबिटीज़ जो अपने किसकी वजह से हो रही है, लाइफ स्टाइल की वजह से, उसे क्या बोलते हैं अपन, DM2। तो जो DM फर्स्ट अपने ये सामान्यतः 40 साल से पहले होती है। कब होती है, 40 साल से पहले। और जो DM2 है ये कब होती है, 40 साल के बाद। तो दोनों में अपने को फ़र्क समझ में आ गया कि DM फर्स्ट क्या है और DM2 क्या है। तो ले यहाँ से उतारो, हेडिंग डालो अग्नाशय, हेडिंग डाल लिया अग्नाशय। अब लिखो, चालू करो। इसमें लैंगरहैंस का द्वीप समूह पाया जाता है। अरे पहले का लिख लिया था ना सबने, ये उतार लिया था पहले, यहाँ तक सबका हो गया। उसके बाद में अग्नाशय हेडिंग डाल ली। अब इसमें लिखो, इसमें लैंगरहैंस का द्वीप समूह पाया जाता है, इसमें लैंगरहैंस का द्वीप समूह पाया जाता है जो 3 प्रकार की कोशिकाओं से बना होता है, जो 3 प्रकार की कोशिकाओं से बना होता है। उसमें 1 नंबर लिखो अल्फा कोशिका, 2 नंबर लिखो बीटा कोशिका और 3 नंबर लिखो गामा कोशिका। और उसके आगे डैश लगा के इसके हार्मोन लिखो, कौन से हार्मोन इससे स्त्रावित हो रहे हैं। तो अल्फा कोशिका से कौन सा हार्मोन निकल रहा है, ग्लूकागोन हार्मोन। बीटा कोशिका से कौन सा, इंसुलिन। और गामा कोशिका से कौन सा, सोमेटोस्टेटिन हार्मोन। लिख लिया यहाँ तक। और ऑनलाइन वाले फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो इसका। उसके बाद में लिखो, अब हेडिंग डालो, इसमें स्टार लगा के लिखो इंसुलिन हार्मोन, स्टार लगा के लिखो इंसुलिन हार्मोन। उसमें लिखो ग्लूकोज को ब्लड से, ग्लूकोज को ब्लड से कोशिका तक ले जाता है, ग्लूकोज को ब्लड से कोशिका तक ले जाता है, ग्लूकोज को ब्लड से कोशिका तक ले जाता है। उसके बाद में लिखो इसकी कमी से, इसकी कमी से, इसकी कमी से मधुमेह रोग, इसकी कमी से मधुमेह रोग। और ब्रैकेट में लिखो डायबिटीज़ मेलिटस होता है, इसकी कमी से मधुमेह रोग या डायबिटीज़ मेलिटस होता है। यहाँ तक लिख लिया। उसके बाद में लिखो, अब डायबिटीज़ मेलिटस को 2 भागों में बांट लो, ऐसे का ऐसे लिख लो, एक तरफ DM फर्स्ट और एक तरफ DM सेकंड। और इसमें तो लिखो बीटा कोशिका के नष्ट होने के कारण, और इसमें लिखो लाइफ स्टाइल से, और इसमें लिखो 40 साल से पहले होता है ये, और ये 40 साल के बाद में होगा। फटाफट उतारो और ऑनलाइन वाले स्क्रीनशॉट। उतार लिया यहाँ तक। लो आगे देखते हैं। आगे लिखो, अगली ग्रंथि की हेडिंग डालो। पीयूष ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि। और पीयूष ग्रंथि कहाँ पर, कौन सी जगह पाई जाती है, अपने हाइपोथैलेमस के अंदर। और इस ग्रंथि को अपन क्या बोलते हैं, मास्टर ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि बोलते हैं, मास्टर ग्रंथि। और ये पीयूष ग्रंथि है, इसका मास्टर कौन है, हाइपोथैलेमस। तो मास्टर ग्रंथि का मास्टर तो हाइपोथैलेमस, और मास्टर ग्रंथि कौन सी, पीयूष ग्रंथि। अब जो पीयूष ग्रंथि है ये 3 प्रकार के पिंड से बनी होती है। कितने प्रकार के पिंडों से बनती है ये, 3 पिंडों से। जिसमें अपन सबसे पहले देखे थे
सबसे पहले अग्रपिंड, उसके बाद में मध्यपिंड और उसके बाद में पश्चपिंड। अब जो अग्रपिंड है, 3 प्रकार के पिंड हो गए। अब यहां से अपन देखेंगे कि जो ये अलग अलग प्रकार के पिंड है, इनसे कौन कौन से हार्मोन निकलते हैं। तो सबसे पहले अग्रपिंड से देखेंगे अपन। सबसे पहले हार्मोन है प्रोलेक्टिन हार्मोन। कौन सा? प्रोलेक्टिन। उसके बाद में आता है अपने कौन सा हार्मोन? वृद्धि हार्मोन। उसके बाद में आते हैं अपने ACTH, FSH। उसके बाद में आता है LH। उसके बाद में आएगा यहाँ पे TSH। उसके बाद में जो मध्य पिंड है, इससे एक हार्मोन निकलता है, उसको बोलते हैं अपन MSH। और उसके बाद में बात करते हैं अपन पश्च पिंड की। पश्च पिंड से हार्मोन निकलेगा अपने कौन सा? ऑक्सीटोसिन। उसके बाद में कौन सा? ADH। तो जो अपनी पीयूष ग्रंथि है, उससे निम्न प्रकार के हार्मोन निकलते हैं, जो अग्रपिंड, मध्यपिंड और पश्चपिंड, 3 प्रकार अलग अलग से बांटकर अपन इसको पढ़ते हैं। तो सबसे पहले इसको उतारो। उतार लिए इनको। अब आगे देखो। सबसे पहले हेडिंग डालो अब इनमें, 1 नंबर पे लिखो। सबसे पहले लिखो प्रोलेक्टिन हार्मोन। तो सबसे पहले अपन कौन सा हार्मोन पढ़ रहे हैं? प्रोलेक्टिन हार्मोन। अब जो प्रोलेक्टिन हार्मोन होता है, उसका काम क्या होता है वो देखो। तो जो अपना प्रोलेक्टिन हार्मोन होता है, उसका काम होता है कि जो अपने माँ का जो स्तन होता है, उसमें किसका निर्माण करना? दुग्ध का निर्माण करना। किसका निर्माण करना? दुग्ध का निर्माण करना। तो जो अपना प्रोलेक्टिन हार्मोन है, ये क्या काम कर रहा है कि जो अपना माँ का स्तन होता है, उसके अंदर किसका निर्माण करता है? ये दूध का निर्माण करता है। अब जो दूध का निर्माण कर रहा है, तो इसको अपन क्या बोल सकते हैं? दुग्ध निर्माणकारी हार्मोन। क्या बोलते हैं अपन इसको? दुग्ध निर्माणकारी हार्मोन। तो इसका काम समझ में आ गया। उसके बाद में अपन अगला देखते हैं, 2 नंबर पे लिखो वृद्धि हार्मोन। दो नंबर पे लिखो वृद्धि हार्मोन। तो वृद्धि हार्मोन से सबको समझ में आ ही रहा होगा कि क्या होता है इससे, कि अपने जो मानव शरीर है, इसकी जो कोशिका विभाजन होता है, उसके अंदर कौन सा आयोग होता है? वृद्धि हार्मोन। अब कोशिका का विभाजन होगा तभी अपने मानव शरीर का क्या होगी? वृद्धि होगी। तो वृद्धि हार्मोन का क्या काम है? मानव शरीर में वृद्धि करना। और वृद्धि कैसे करेगा? ये कोशिका विभाजन में
सहायक होकर। अब इसमें अपन ने कई बार देखा होगा कि किसी की हाइट तो बहुत कम रह जाती है और किसी की हाइट बहुत ज़्यादा एकदम से बढ़ जाती है। तो वो किसके कारण होता है? वृद्धि हार्मोन के कारण। अब बचपन के अंदर अगर किसी व्यक्ति के अंदर वृद्धि हार्मोन की कमी हो जाती है तो उसके अंदर एक रोग होता है, उसको क्या बोलते हैं अपन? बोनापन। क्या बोलते हैं? बोनापन। और अगर किसी व्यक्ति के अंदर बचपन के अंदर अगर वृद्धि हार्मोन की अधिकता हो जाती है तो उस जगह कौन सा रोग होता है फिर अपने पास? भीमकायता। एक मिनट। तो वृद्धि हार्मोन की कमी से कौन सा रोग हुआ? बोनापन। और वृद्धि हार्मोन की अधिकता से कौन सा रोग हुआ? भीमकायता। कौन सा रोग हुआ? भीमकायता। यहां तक समझ में आ गया? तो लिखो इनको। सबसे पहले हेडिंग डालो, प्रोलेक्टिन हार्मोन। प्रोलेक्टिन हार्मोन। प्रोलेक्टिन हार्मोन में लिखो, यह यह माँ के स्तन में यह माँ के स्तन में दूध का निर्माण करता है। यह माँ के स्तन में दूध का निर्माण करता है। इस कारण इसे दुग्ध निर्माणकारी हार्मोन इस कारण इसे इस कारण इसे दुग्ध निर्माणकारी हार्मोन कहा जाता है। दुग्ध निर्माणकारी हार्मोन कहा जाता है। यहां तक लिख लिया सबने? उसके बाद में लिखो वृद्धि हार्मोन। वृद्धि हार्मोन में लिखो, यह हार्मोन वृद्धि के लिए रेस्पॉन्सिबल है। यह हार्मोन वृद्धि के लिए रेस्पॉन्सिबल है। इस हार्मोन की कमी से बोनापन होता है। इस हार्मोन की कमी से बोनापन होता है तथा इस हार्मोन की अधिकता से भीमकायता रोग होता है। भीमकायता रोग होता है। यहां तक लिख लिया सबने? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ऑनलाइन वाले स्क्रीनशॉट। अब उसके बाद में अपन देखते हैं कितने हो गए अपने? 2 हो गए। उसके बाद में तीसरा, तीसरे में हेडिंग डालो अपने ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन हार्मोन। अब ऑक्सीटोसिन हार्मोन क्या होता है वो देखो।
तो जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन होता है, इसमें सबसे पहले इसका अपन कार्य देखते हैं। अपन ने प्रोलैक्टिन हार्मोन पढ़ा, उसका काम क्या है कि जो अपना माँ का स्तन होता है उसके अंदर किसका निर्माण करता है, वो दूध का निर्माण करता है। तो अब दूध का निर्माण तो प्रोलैक्टिन हार्मोन ने कर दिया, लेकिन उसके बाद में जो उसका स्त्रावन करेगा, मतलब कि जो उसको बाहर निकालेगा, वो कौन सा हार्मोन होता है, अपने ऑक्सीटोसिन हार्मोन। तो सबसे पहला इसका काम कौन सा हो गया कि जो माँ के स्तन में जो दूध का निर्माण हुआ उसको कहाँ बाहर निकालना। तो इसको अपन क्या बोल सकते हैं, दुग्ध स्त्रावी हार्मोन। कौन सा हार्मोन बोलते हैं इसको अपन, दुग्ध स्त्रावी हार्मोन। दुग्ध स्त्रावी हार्मोन। उसके बाद में अपन बात करते हैं, ये तो इसका पहला काम हो गया। उसके बाद में इसका दूसरा काम देखते हैं अपन। अब जो अपने माँ होती है उसके अंदर जो गर्भाशय होता है, जब उसके अंदर जो बच्चा पैदा होता है तब इसके अंदर जो गर्भाशय की जो ये बाहरी परत होती है इसके अंदर संकुचन और शीतलन होता है। तो यहाँ पर जो संकुचन और शीतलन जो करवाता है अपने, वो कौन सा हार्मोन करवाता है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन, ऑक्सीटोसिन हार्मोन। इस कारण इस हार्मोन को अपन कौन सा हार्मोन बोलते हैं, प्रसव हार्मोन। कौन सा हार्मोन बोलते हैं इसको, प्रसव हार्मोन। उसके बाद में जो अपना ऑक्सीटोसिन हार्मोन होता है, इसका अपन तीसरा काम देखते हैं। तो आजकल आप बाजार में देखते होंगे कि मौसम, जैसे बारिश का मौसम आएगा अपने, फिर अपने जो हरी हरी सब्जियां होती है, ताज़ा सब्जियां होती है, वो बारिश के मौसम में आती है। तो जो सब्जियां होती है उनको अपन कई बार ऐसे देखते हैं कि जो बारिश का मौसम आ रहा है उससे पहले कई सारी सब्जियां आ चुकी। तो और आजकल लोग बाग जो अपनी सब्जियां वगैरह आई होती है इनको जल्दी पकाने के लिए कौन सा इंजेक्शन देते हैं, ऑक्सीटोसिन हार्मोन। तो जो अपने फल हो गए, जो अपने सब्जी वगैरह हो गई, इनको जल्दी पकाने के लिए कौन सा हार्मोन काम में आता है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन। तो इसका तीसरा काम क्या हो गया। उसके बाद में चौथा काम देखते हैं अपन इसका। तो इसका जो चौथा काम होगा वो होगा, जैसे अपने जो अपन मानव है, अपन सबके अंदर कुछ ना कुछ इमोशन होते हैं। किसी को देखकर अपने अंदर प्रेम की भावना जागती है, किसी को देखकर अपने अंदर गुस्सा आता है। तो जो ये इमोशन वगैरह होते हैं, जो इनको कंट्रोल कौन सा हार्मोन करता है, अपने ऑक्सीटोसिन हार्मोन। तो इमोशन को कंट्रोल कौन सा हार्मोन करेगा, अपने ऑक्सीटोसिन हार्मोन। इस कारण ऑक्सीटोसिन हार्मोन को अपन कौन सा हार्मोन बोलते हैं, लविंग हार्मोन। कौन सा, लविंग हार्मोन। यहां तक समझ में आ गया। उसके बाद में अपन देखते हैं कि जो लोग बाग होते हैं, मवेशियों के अंदर जो दुग्ध होता है उसका जो जल्दी से स्त्रावन करने के लिए लोग बाग कौन सा इंजेक्शन देते हैं, ऑक्सीटोसिन हार्मोन। तो अपने को अगर दूध को बढ़ाना है तो कौन सा, प्रोलैक्टिन हार्मोन का इंजेक्शन देंगे। और दूध का स्त्रावन बढ़ाना है तो कौन सा इंजेक्शन देंगे अपन, ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन देंगे। तो सबसे पहले अब लिखो, ऑक्सीटोसिन लिखो। प्रोलैक्टिन लिख लिया था पहले वाले दोनों, आगे लिखो, आगे का लिखो। ऑक्सीटोसिन हार्मोन हेडिंग डालो, उसमें सबसे पहला काम लिखो इसका, यह हार्मोन माँ के स्तन से, यह हार्मोन माँ के स्तन से दुग्ध का स्त्रावन करता है, दुग्ध का स्त्रावन करता है। इस कारण इसे दुग्ध स्त्रावी हार्मोन, इस कारण इसे दुग्ध स्त्रावी हार्मोन कहा जाता है। इस कारण इसे दुग्ध स्त्रावी हार्मोन कहा जाता है। हो गया यहाँ तक। उसके बाद में इसका दूसरा काम लिखो, यह हार्मोन गर्भाशय के वक्त संकुचन में सहायता करता है। यह हार्मोन गर्भाशय के समय संकुचन में सहायता करता है। इस कारण इसे प्रसव हार्मोन, इस कारण इसे
प्रसव हार्मोन कहा जाता है। इस कारण इसे प्रसव हार्मोन कहा जाता है। प्रसव हार्मोन कहा जाता है। हो गया यहाँ तक। उसके बाद में तीसरा काम लिखो इसका। यह हार्मोन फल व सब्जी को जल्दी पकाने हेतु प्रयोग में लिया जाता है। यह हार्मोन फल व सब्जी को जल्दी पकाने हेतु प्रयोग में लिया जाता है। उसके बाद में चौथा काम लिखो इसका। यह हार्मोन मानव के इमोशन को कंट्रोल करता है। यह हार्मोन मानव के इमोशन को कंट्रोल करता है। इस कारण इसे लविंग हार्मोन कहा जाता है। हो गया यहाँ तक। ऑनलाइन वाले स्क्रीनशॉट ले लो। आगे बढ़े अब। उसके बाद में हेडिंग डालो अब, अगला हार्मोन। उसमें लिखो एडीएच, और एडीएच की लिखो एंटी डाई ब्रैकेट में लिखो इसमें एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन। एडीएच की फुल फॉर्म लिखो एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन। अब होता क्या है वो देखो। अब अपना जो एंटी डायूरेटिक हार्मोन है ये क्या काम करेगा वो समझो। देख, अपनी ब्लड वेसल्स होती है, रक्तवाहिनियों के अंदर रक्त पाया जाता है। तो अब होता क्या है कि जैसे आगे चलकर ये अपने जो ऐसा पदार्थ जो अपने भोजन या किसी के अंदर काम में नहीं आ रहा, जो अपने वेस्ट मटेरियल है, उसको किडनी के द्वारा मूत्र से बाहर निकाला जाएगा। अब जो मूत्र के अंदर जो अपना पानी की मात्रा जाएगी उसको 10 से 12% पानी को वापस रिकवर करता है। क्या करता है ये कि एक गाड़ी लगी हुई थी आपने, जो गाड़ी क्या करेगी, जो भी अपना मूत्र होगा उसमें से 10 से 15% पानी लेगी और इसको वापस कहाँ लेके आएगी, ब्लड के अंदर। कहाँ लेके आएगी, ब्लड के अंदर। भाई अपने कचरे की गाड़ी भी जाती है, वो कचरे को घर से बाहर निकालती है और ये क्या कर रही है, कचरे में से पानी वापस ला रही है। तो पानी वापस लेके आने वाली गाड़ी कौन सी, अपनी एडीएच। और अब इसका काम क्या हो गया कि मूत्र से पानी को वापस कहाँ ला रही है, रक्त के अंदर। अब अपने पास कोई भी कंटेनर है या कोई भी वस्तु है, उसके अंदर जैसे पानी भरा हुआ है
जैसे वहाँ तो सबके पास बोतल है अभी, तो इस बोतल में जहाँ तक तुम्हारा पानी भरा हुआ है उसमें अगर और पानी डालोगे तुम, तो जो तुम्हारी बोतल है उसका अंदर का प्रेशर बढ़ेगा। तो वैसे ही जैसे यहाँ पर जो पानी है ये कहाँ आएगा, ब्लड के अंदर। अब ब्लड के अंदर आ रहा है तो ब्लड के अंदर इससे क्या होगा, यहाँ का प्रेशर बढ़ेगा। अब प्रेशर बढ़ा रहा है, और कौन बढ़ा रहा है, एडीएच हार्मोन। तो एडीएच हार्मोन को प्रेशर बढ़ाने के लिए क्या बोलेंगे अपन, वेसोप्रेसिन हार्मोन। वेसोप्रेसिन वेसोप्रेसिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन बोलेंगे, वेसोप्रेसिन हार्मोन। तो लिखो एडीएच हार्मोन, डालो हेडिंग, लिखो सबसे पहले उसमें एडीएच हार्मोन में लिखो, पानी को मूत्र से पानी को मूत्र से ब्लड में पानी को मूत्र से ब्लड में लेकर आता है। पानी को मूत्र से ब्लड में लेकर आता है तथा मूत्र के द्वारा की जाने वाली पानी की हानि को कम करता है। अब भाई पानी को वापस लेके आ रहा है तो जो अपने मूत्र के अंदर पानी की हानि होगी उसको क्या करेगा, ये कम करेगा। तो लिखो लाइन, मूत्र के द्वारा पानी की हानि को कम किया जाता है। हो गया तक। और उसके बाद में लिखो, अब अगर एडीएच हार्मोन है, अब एडीएच हार्मोन की अपने पास कमी हो जाए, इसकी कमी से अब रोग कौन सा होगा वो देखो। अगर एडीएच हार्मोन, ये गाड़ी है अपनी, अब ये गाड़ी के पंचर हो जाए या फिर ये आगे नहीं बढ़े, तो इसकी वजह से जो ये पानी ला रही है यहाँ से, ये पानी लाना बंद कर देगी। अगर ये पानी लाना बंद कर दी तो जो अपना मूत्र है उसके अंदर पानी की मात्रा बढ़ जाएगी, और वो क्या करेगा, पानी की ज़्यादा हानि करेगा। तो उससे अपने पास कौन सा रोग होगा, डायूरिया। कौन सा, डायूरिया। जैसे अपन लूज मोशन बोलते हैं तो डायूरिया हो जाएगा। तो अपना जो एडीएच हार्मोन है वो क्या होने से बचा रहा है, डायूरिया। तो इस वजह से इसका नाम क्या है, देखो नाम पढ़ो, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। मतलब कि ये डायूरिया होने से बचा रहा है, इसलिए इसका नाम क्या है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। यहां तक समझ में आ गया पूरा, किसी को कोई दिक्कत। अब उसके बाद में जो अपने पीयूष ग्रंथि है, एक मिनट, हाँ, अपनी जो पीयूष ग्रंथि है उसके अपन ने अलग अलग प्रकार के हार्मोन पढ़े थे। सबसे पहले अग्रपिंड था, उसके अंदर अपन ने कौन कौन से हार्मोन देखे, प्रोलेक्टिन हार्मोन, प्रोलेक्टिन के बाद में वृद्धि हार्मोन, वृद्धि के बाद में एसीटीएच, उसके बाद में टीएसएच, एफएसएच और एफएसएच, ये हार्मोन देखे अपन ने। उसके बाद में जो मध्य पिंड था, मध्य पिंड में अपन ने कौन से हार्मोन देखे, एमएसएच। और उसके बाद में जो पश्च पिंड था उसमें कौन से हार्मोन देखे अपन ने, सबसे पहले देखे अपन ने कौन सा, एडीएच हार्मोन और ऑक्सीटोसिन हार्मोन। तो अपन ने यहाँ तक कौन कौन से हार्मोन पढ़ लिए, ऑक्सीटोसिन हार्मोन पढ़ लिया अपन ने, एडीएच हार्मोन पढ़ लिया, उधर से अपन ने प्रोलेक्टिन पढ़ लिया, वृद्धि हार्मोन पढ़ लिया। अब जो हार्मोन बचे अपने एसीटीएच हार्मोन, टीएसएच हार्मोन, एफएसएच हार्मोन, एमएसएच हार्मोन, इन सबको अपन पढ़ेंगे आगे अलग अलग टॉपिक वाइज। अब टॉपिक वाइज ऐसे होगा कि जैसे अब एफएसएच हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, अब ये जो हार्मोन है ये काम आएगा आपके रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में। वहाँ पर जब अपन मेन्स्ट्रुअल साइकिल पढ़ेंगे, मासिक चक्र पढ़ेंगे, वहाँ पर उसका काम होगा। तो जो अब ये हार्मोन बचे ये अलग अलग ग्रंथियों को कंट्रोल कर रहे हैं। जैसे एसीटीएच हार्मोन है वो कर रहा है अपने एड्रिनल ग्रंथि को कंट्रोल, टीएसएच हार्मोन है वो कर रहा है अपने थायराइड ग्रंथि को कंट्रोल। तो जैसे जैसे अपन आगे ग्रंथियां पढ़ेंगे वैसे वैसे अपन क्या करेंगे, इनका काम देखेंगे। तो यहाँ तक समझ में आ गया सबको। उसके बाद में अपन अगली ग्रंथि चालू करते हैं। तो कोई चार्जर,
उसके बाद में अगली हेडिंग डालो, एड्रिनल ग्रंथि। उसके बाद में हेडिंग डालो कौन सी, एड्रिनल ग्रंथि। अब अपने जो एड्रिनल ग्रंथि होती है ये सबसे पहले तो कौन सी जगह पाई जाती है, अपन ने शुरुआत में डायग्राम में देखा था, कहाँ पर पाई जाएगी ये, किडनी के ऊपर। कौन सी जगह, किडनी के ऊपर। अब जो अपने एड्रिनल ग्रंथि होती है इसके अंदर दो पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं इसके अंदर, दो पार्ट होते हैं। जैसे मेडुला, और ये वाला कौन सा पार्ट हो जाएगा, कॉर्टेक्स। अब अपनी जो एड्रिनल ग्रंथि होती है इसके अंदर दो पार्ट होते हैं। सबसे पहला जो अंदर वाला भाग होता है इसका, उसको अपन बोलते हैं मेडुला। क्या बोलते हैं, मेडुला। उसके बाद में जो इसका बाह्य जो भाग होता है इसको बोलते हैं अपन क्या, कॉर्टेक्स। अब जो मेडुला जो पार्ट है इसका, ये दो प्रकार के हार्मोन निकालता है। कितने प्रकार के हार्मोन निकालता है, दो प्रकार के। जिसमें पहला है अपने कौन सा, एड्रिनलिन, और दूसरा कौन सा है अपने, नॉर एड्रीनलिन। तो जो अपना मेडुला वाला भाग है, जो इसका आंतरिक भाग है, वो कौन कितने प्रकार के हार्मोन निकालेगा, दो प्रकार के हार्मोन। जिसमें सबसे पहले एड्रिनलिन हार्मोन और उसके बाद में नॉर एड्रिनलिन हार्मोन। और जो इसका बाह्य भाग है, अब इसका यहाँ पे तुम देखो, इसका यहाँ पर विकास कम हो रखा है बाहर वाले भाग का। तो अपन ने एक हार्मोन पढ़ा है उधर पीयूष ग्रंथि से, ये पीयूष ग्रंथि मान लो, ये पीयूष ग्रंथि अपनी। और यहाँ पे अपन ने एक हार्मोन पढ़ा ACTH, ACTH मतलब एड्रिनलिन, एड्रिनल कॉर्टेक्स ट्रोपिक हार्मोन। जो अपन ने पहले हार्मोन देखा एक पीयूष ग्रंथि से, कौन सा, ACTH। अब जो ACTH हार्मोन है इसमें होगा एड्रिनलिन कॉर्टेक्स ट्रोपिक हार्मोन। तो अब जो एड्रिनलिन कॉर्टेक्स ट्रोपिक हार्मोन है ये कौन निकालेगा, पीयूष ग्रंथि। अब जो पीयूष ग्रंथि अपने ACTH हार्मोन निकाल रही है, अब ये हार्मोन जाएगा और ये हार्मोन यहाँ पर आकर जो अपना भाग है कॉर्टेक्स वाला, एड्रिनल का जो कॉर्टेक्स वाला भाग है जिसका यहाँ पर विकास कम हो रखा है, उसका क्या करेगा, ये विकास करेगा और आगे जाकर ये क्या बना, कैसा बना देगा इसको। अब जो ये कोटेक्स वाला भाग है, अब इसका विकास हो गया। अब ये विकास हो गया तो तीन प्रकार के हार्मोन निकालेगा। कितने प्रकार के निकालेगा, तीन प्रकार के हार्मोन। जिसमें सबसे पहला होता है अपने एल्डोस्टेरोन। कौन सा हार्मोन होता है, एल्डोस्टेरोन। दूसरा होता है अपने कौन सा, कोर्टिसोल। और तीसरा होता है यहां पर अपना कौन सा, लिंग कोर्टिक, लिंग कोर्टिक स्टीरोइड, लिंग कोर्टिक स्टीरोइड। तो जो अपनी एड्रिनल ग्रंथि होती है उसमें दो भाग होते हैं। सबसे पहला होता है कौन सा, मेडुला वाला भाग, और उसके बाद में कौन सा होता है अपने कोर्टेक्स वाला भाग। अब जो मेडुला वाला भाग है
वो तो कौन सा निकलेगा अपना, कौन कौन से हार्मोन निकलेगा, एड्रिनलिन और नॉर एड्रिनलिन। और उसके बाद में जो कोर्टेक्स वाला भाग है वो 3 प्रकार के हार्मोन निकालेगा। कौन कौन से हार्मोन, एल्डोस्टेरोन हार्मोन, कोर्टिसोल हार्मोन और लिंग कॉर्टिक स्टीरॉयड हार्मोन। तो यहाँ पर टोटल कितने हार्मोन निकल रहे हैं, 5 हार्मोन। और जो ये कोर्टेक्स वाला भाग है इसका विकास कौन सा हार्मोन कर रहा है, एसीटीएच हार्मोन। और ये जो एसीटीएच हार्मोन है ये कौन सी ग्रंथि निकाल रही है अपने, पीयूष ग्रंथि। यहाँ तक समझ में आ गया, क्लियर है सबके। तो इस वजह से जैसे अब एसीटीएच यहाँ पे एड्रिनल में काम आ गया, वैसे टीएसएच ये आ जाएगा अपने थायराइड ग्रंथि में काम। कौन सी जगह, थायराइड ग्रंथि में काम। तो अपन जैसे जैसे ग्रंथियाँ पढ़ेंगे ये सारे हार्मोन कवर हो जाएंगे, क्योंकि जो अपनी पीयूष ग्रंथि होती है वो अपनी कौन सी ग्रंथि होती है, मास्टर ग्रंथि। आगे देखो, अब एक एक करके अपन इन हार्मोन को पढ़ते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं अपन कौन सा, एड्रिनलिन और नॉर एड्रिनलिन। तो सबसे पहले अपन जो अपना मेडुला वाला भाग है वो कौन से हार्मोन निकाल रहा है, एड्रिनलिन और नॉर एड्रिनलिन। अब ये जो दोनों हार्मोन है ये दोनों एक साथ मिलकर काम करते हैं। अब एक साथ मिलकर कैसे काम करते हैं कि जैसे अपन सामान्य जो अवस्था होती है, जैसे नॉर्मल अपन जैसे चल रहे हैं, फिर रहे हैं, सो रहे हैं, तब ये हार्मोन नहीं निकलता। ये हार्मोन निकलता है जब अपन कोई स्ट्रेस वाली कंडीशन में आए। मतलब कि जैसे अपन चल रहे हैं, अपने अचानक कुत्ता पीछे पड़ गया, अपन जंगल में जा रहे हैं, अपने अचानक शेर सामने आ गया, और आप जैसे क्लास में बैठे हो भी सभी, तो आपके क्लास में बैठे एकदम से ने बोला कि खड़े हो, यहाँ पर स्टेज पर आओ, सब जाओ सबको। तो इससे क्या होगा कि आपके अंदर थोड़ा स्ट्रेस आएगा। अब स्ट्रेस आएगा तो अपने अंदर कौन सा हार्मोन निकलेगा, एड्रिनलिन और नॉन एड्रिनलिन। अब ये दोनों हार्मोन एक साथ मिलकर काम करते हैं। अब काम क्या करते हैं, जैसे स्ट्रेस वाली जो कंडीशन होती है उसके अंदर अपनी जो हार्ट रेट है, ब्लड प्रेशर है, इन सबको क्या करते हैं, ये बढ़ा देते हैं। अब बढ़ाने का मतलब हो गया जैसे अपनी जो ब्लड वेसल्स होती है उनके अंदर जो ब्लड का भाव होता है वो वैसे नॉर्मल चल रहा है, लेकिन जैसे स्ट्रेस की कंडीशन आई उसमें ये भाव क्या हो जाएगा, तेज हो जाएगा। और तेज हो जाएगा तो जैसे ये इसकी साइज ये रहेगी तो ये फटने के चांस है यहाँ पर। तो जो अपना एड्रिनलिन और नॉन एड्रिनलिन हार्मोन है ये क्या कर देता है, इसको बढ़ा देता है, जो अपना ब्लड प्रेशर और हार्ट और बीट को क्या करेगा, कंट्रोल करेगा। साथ में अपने श्वसन दर हो गई। तो जो आपातकालीन स्थितियाँ होती है, जो इमरजेंसी कंडीशन होती है, उन्हीं कंडीशन में कौन सा हार्मोन निकलता है, एड्रिनलिन और नॉन एड्रिनलिन हार्मोन। इस कारण इसे कौन सा हार्मोन कहा जाता है, इमरजेंसी हार्मोन, या हिंदी में बोले तो अपन क्या, आपातकालीन, आपातकालीन हार्मोन। कौन सा हार्मोन, आपातकालीन हार्मोन। तो एड्रिनलिन और नॉन एड्रिनलिन का काम समझ में आ गया कि जो भी स्ट्रेस वगैरह की जो कंडीशन होगी अपने, उसी में ये क्या करेगा, अपने स्त्रावन होगा इसका, और अपनी ये किसको कंट्रोल करेगा फिर, स्त्रावन होके हार्ट रेट को, ब्लड प्रेशर को और श्वसन दर को। उसके बाद में अपना जो अगला हार्मोन है वो है कौन सा, एल्डोस्टेरोन हार्मोन। एल्डोस्टेरोन। अब अपन ने पहले देख चुके कि जो अपने एड्रिनल ग्रंथि है इसके 2 भाग है, मेडुला और कोर्टेक्स वाला। अब जो ये कोर्टेक्स वाला भाग है ये जो 3 प्रकार के हार्मोन निकाल रहा है ये सब किससे मिलकर बने होते हैं, स्टीरॉयड से। किससे, स्टीरॉयड से। तो इस कारण इन तीनों हार्मोन को अपन क्या बोलते हैं, कोर्टेको स्टीरॉयड, कोर्टेको स्टीरॉयड हार्मोन, कोर्टेको स्टीरॉयड हार्मोन। अब उसके बाद में जो इनके अलग अलग कार्य है उनके हिसाब से इनके नाम और चेंज होते जाएंगे। बाकी जो इन तीनों के जो कॉमन नाम होगा वो क्या बोलते हैं अपन, कोर्टेको स्टीरॉयड हार्मोन, क्योंकि ये किससे मिलकर बना होता है, स्टीरॉयड से मिलकर बना होता है। अब उसके बाद में अपन एल्डोस्टेरोन हार्मोन के काम देखेंगे। तो अपन ने
तो जो एल्डोस्टेरोन हार्मोन होता है अपने, इसका काम समझो। देख अब अपना जो ब्लड वेसल्स है, रक्तवाहिनी जिसके अंदर रक्त का बहाव चल रहा है, तो अब ये क्या करेगा, जो अपना मूत्र होगा उसमें जो सोडियम लवक है, अपना जो सोडियम लवक बाहर जा रहा है, इसको तथा जो पानी होता है उसका 10 से 15% भाग, कौन सा 10 से 15% भाग, इसको वापस किस में बैठाएगा, गाड़ी में बैठाएगा, और गाड़ी में बैठा के कहाँ पर लाएगा, अपने वापस ब्लड वेसल्स के अंदर। और ये जो गाड़ी है इसको अपन कौन सी गाड़ी बोलते हैं, एल्डोस्टेरोन हार्मोन। कौन सी, एल्डोस्टेरोन हार्मोन। तो एल्डोस्टेरोन हार्मोन का काम समझ में आ गया कि जो अपना खनिज है, कौन सा खनिज, सोडियम, इसको कहाँ से वापस लेके आएगा, मूत्र से, और कहाँ पर लेके आएगा, अपने ब्लड में। इसका काम होता है। तो एल्डोस्टेरोन हार्मोन का काम समझ में आ गया, यहाँ तक सभी को समझ में आ गया, ठीक है। चलो अब अपने इसके बाद में जो ग्रंथियाँ बची है इन सबको अपन कंप्लीट करेंगे कल। तो अपन सब कल मिलते हैं। राधे राधे।